हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो चलिए जो बचे खुचे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम हम कर देते हैं। हमने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन देखे बच्चों, 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो के लेक्चर के माध्यम से समझ लिया। और आज के इस वीडियो में रसगुल्लों कुछ बचे खुचे जो क्वेश्चन है उनको भी हम चलते चलते देख लेते हैं। भाई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है रसगुल्लों, लेकिन फिर भी हम मेहनत करने से नहीं भागते हैं और उसमें पूरा आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उनको छोड़ करके ये कुछ बचे हुए थे तो हमने सोचा इनका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं अपन, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है परागण। परागण यानी पराग कण का जाना, ठीक है ना। नहीं, पराग कण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परागण होता है। हमने बताया ना कि मतलब समझिए शब्द का। देखिए परागण क्या होता है बच्चों, देखिए परागण की पराग कोश से, क्योंकि पुष्प का जो नर भाग होता है उसमें क्या होता है, पराग कोश होता है। और पराग कोश में क्या भरा होता है बच्चों, पराग कण भरा होता है। और वो पराग कण कहां जाएगा, वर्तिकाग्र में जाएगा। हमें पता है ना, जैसे पुष्प की संरचना होती है, आपको पता है कि इस तरह से जो संरचना होती है ये क्या है, ये मादा वाला भाग है और इसमें ये जो होते हैं इसको अपन बोलते हैं पराग कोश। अब जब पराग कोश क्या होता है कि वर्तिकाग्र तक पहुंचता है बच्चों, तो ये क्या करता है, वर्तिकाग्र में जब प्रवेश करता है तो इसी घटना को कहते हैं परागण। यानी पराग कोश का, ठीक सॉरी, पराग कण का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं बच्चों, परागण कहते हैं। अब परागण दो प्रकार का होता है, प्रमुख रूप से दो होता है, वैसे तो तीन होता है। एक होता है बच्चों स्वपरागण, ध्यान से समझना रसगुल्लों, यहां से चाहे जितने क्वेश्चन बन जाएं सब हो जाएगा। दूसरा है पर परागण, ठीक है ना, पर परागण। अब देखिए स्वपरागण क्या है, नाम में ही है स्वपरागण, यानी जब किसी एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे या उसी पौधे के पुष्प तक वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो इस घटना को अपन बोलेंगे स्वपरागण, है ना बच्चों। अब उसके बाद मान लेते हैं एक पौधा यहां पर है रसगुल्लों और एक पौधा हमने चलिए यहां पर बना दिया, एक पौधा यहां पर बना दिया। अब इसका परागकण इसमें चाहे आए, चाहे इस वाले का परागकण यहां पर आ जाए। जब एक पौधे से उसी जाति के दूसरे पौधे में परागकण जाए तब उसे कहते हैं पर परागण। पर का मतलब दूसरे में, समझ में आया बच्चों। स्वपरागण क्या है कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और जब किसी एक पुष्प के परागकण, मान लेते हैं क्या है कि एक पुष्प ये है दूसरा ये है और एक ही जाति का, ऐसा नहीं ये आम है ये बबूल है, नो, जैसे गेंदा है दोनों गेंदा का होना चाहिए। जब इस वाले पुष्प के परागकण इस वाले पुष्प तक जाएंगे बच्चों तो हो जाएगा पर परागण, और उसी वाला पुष्प का परागकण उसी में रह जाए तो स्वपरागण। समझ में आई रसगुल्लों बात। चलिए नेक्स्ट है अपरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2022 में अगर हम देखें बच्चों 4-5 सेट में ये इकट्ठा पूछा था। अपरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपरा किसे कहते हैं, देखिए अपरा क्या होता है, जो मां के अंदर यानी जो पल रहा होता है एम्ब्रियो, भ्रूण, ठीक, यूट्रस में, गर्भाशय में। तो ध्यान देना बच्चों, भ्रूण और मातृ ऊतक, तो क्या होता है कि बच्चों भ्रूण और मातृ ऊतक के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसी संरचना या ऐसा संबंध होता है जो क्या करता है, इस भ्रूण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को कहते हैं अपरा। समझ में आया रसगुल्लों क्या हमने कहा, ध्यान से समझना कि अपरा क्या है, भ्रूण तथा मातृ ऊतक के बीच में एक ऐसी संरचना होती है जो क्या करता है, भ्रूण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी भ्रूण को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे पोषण कर रहा है, कैसे उसकी देखभाल करना है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो करता है बच्चों, इसी संरचना को अपन बोलते हैं अपरा। समझ में आ गया ना। यहां से क्वेश्चन बनता है अपरा क्या है, अपरा के कार्य लिखिए। तो अपरा क्या है, समझ में आ गया कि भ्रूण तथा मातृ कोशिका के बीच संबंध को क्या कहते हैं, या एक संरचना होती है उसको कहते हैं अपरा। अब अपरा के कार्य क्या है, तो जैसे हमने बताया कि ये क्या करता है, भ्रूण
को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को की जो वृद्धि व विकास में सहायक होता है, तीसरा क्या है, उत्सर्जन में सहायक होता है। ये अपरा के कार्य हो गए। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों यौवनारंभ। यौवनारंभ, यौवन का मतलब होता है बच्चों हुस्न, है ना, हुस्न है दीवाना, गाना सुना होगा कि भाई यौवन, देखिए यौवना आरंभ, यौवन माने हुस्न या फिर जिसको जवानी कहते हैं, आरंभ का मतलब शुरू होना। तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होते हैं कि मेल हो या फिर फीमेल हो, उनके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। यानी यौवना आरंभ क्या है, यह एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में स्त्री व पुरुष में क्या होते हैं कि उसमें नर जननांग या फिर मादा जननांग विकसित हो जाते हैं। समझ में आया बच्चों कि यौवनारंभ क्या है, 2022 में यह भी पूछा गया था। ठीक, तो यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें स्त्री व पुरुष में क्या होता है कि उनमें हम सेक्सुअल एक्टिविटीज ठीक क्या प्रारंभ हो जाती हैं। उस अवस्था को कहते हैं यौवना आरंभ, ही यौवन का आरंभ हो जाए। अब ये अवस्था अगर हम बात करें जिसमें अर्थात हमने बताया ना कि उनमें, जैसे अगर हम पुरुषों में बात करें बच्चों, ठीक है ना, मेल में और फीमेल, पुरुष स्त्री, अगर इनमें देखें तो ये क्या है कि लड़कों में यौवनारंभ अगर हम बात करें स्टार्ट कब होता है, तो ये स्टार्ट होता है लगभग यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ 14 से 15 वर्ष की आयु माना गया है। बहुत जगह पर अलग अलग डेटा देखेंगे, उस पर मत जाइएगा। अगला है स्त्री में अगर हम बात करें तो ये फीमेल में लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में माना जाता है। ठीक है ना, ये है यौवना आरंभ कि जिस अवस्था में उसमें जननांग विकसित हो जाते हैं, जननांग विकसित हो जाते हैं, उसी अवस्था को कहते हैं यौवनारंभ, यानी यौवनावस्था होती है। ठीक है ना, पुरुषों में ये अवस्था यानी लड़कों में अगर हम बात करें तो ये 14 से 15 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाती है, और यह होते हैं स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष। और इस अवस्था में हमारे उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जैसे क्या है कि भाई लड़कियों, स्त्रियों में अगर हम लड़की में बात करें तो क्या है, स्तन का विकास, आवाज पतली होना, ठीक है ना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया शुरू हो जाना, ये सभी एक मतलब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक, श्रोणि प्रदेश यानी जो कमर का हिस्सा वो चौड़ा होना, ये लक्षण होते हैं। और पुरुषों में क्या होते हैं कि भाई थोड़ा दाढ़ी मूंछ आ जाना, ठीक है ना, और क्या होता है कि जैसे कंधे चौड़े हो जाना और शरीर पर बाल उगाना, आवाज में थोड़ा भारीपन। अब लड़कियों में होता है आवाज में सुरीलापन, यानी आवाज सुरीली और पतली हो जाती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है तो लड़कों की आवाज फटे बांस जैसी होती है, नहीं, बशर्ते उनकी आवाज थोड़ा क्या है मोटी हो जाती है, भारी, तारत्व के कारण होता है। तो ये है यौवना आरंभ के लक्षण कि पुरुष में क्या लक्षण होते हैं और क्या स्त्रियों में क्या लक्षण होते हैं। बात समझ में आई रसगुल्लों। चलिए नेक्स्ट है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या है, ध्यान से समझना। निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज के बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, हमने क्या बताया बच्चों कि ये निषेचन क्या है, नर और मादा युग्मक। जब नर और मादा युग्मक, भाई नर में हम बात करें क्या, शुक्राणु, है ना बच्चों, और मादा में क्या होता है, अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं, दोनों आपस में मिलन कर लेते हैं यानी मिल जाते हैं, तो बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये बच्चों आगुणित यन होता है, ये भी यन होता है, जब ये मिल जाते हैं तो 2n बन जाता है। ठीक है ना, तो जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोग होता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर, फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका में। ठीक है ना, यानी अगर हम बात करें स्त्रियों में फैलोपियन नलिका में ये निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। समझ में आया रसगुल्लों, निषेचन क्या है। नेक्स्ट उल्ब वेधन। उल्ब वेधन क्या है, उल्ब वेधन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भाई पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। उल्ब वेधन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है। अब इसको समझ लेते हैं क्यों है। देखिए उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीकी है बच्चों जिसके द्वारा, इसे तो भाई किसी और मकसद से शुरू किया गया था, लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। उल्बवेधन में होता क्या है, थोड़ा हम समझा देते हैं। देखिए उल्बवेधन क्या है, ये एक यूट्रस है और यूट्रस में कोई, यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई शिशु इसमें पल रहा है।
ठीक है ना, किसी शिशु का इसमें मान लेते हैं विकास हो रहा है, ठीक, ये चीज। अब इसमें उल्बवेधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे, गर्भ में जो पल रहे भ्रूण या शिशु में से क्या होता है, यानी इसमें से ये पूरा का पूरा बच्चों क्या होता है, गर्भाशय में जिसमें ये बच्चे जो भ्रूण होता है पूरी तरह से बंद होता है, इसमें एक ये भित्ति होती है, तो इसमें एक द्रव होता है, द्रव, इसको बोलते हैं एमनियो द्रव। क्या कहते हैं रसगुल्लों, एमनियो द्रव, ठीक। तो उल्बवेधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंजेक्शन के माध्यम से या सुई के माध्यम से गर्भाशय से क्या है, एमनियो द्रव को निकाल लेते हैं और उसके बाद उससे जांच करके यह पता लगा लेते हैं कि जो पल रहा है, यानी इसमें जो भ्रूण पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है, यानी उसके लिंग का निर्धारण करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना कि उल्बवेधन टेक्नोलॉजी क्या है, कि उल्बवेधन एक ऐसी लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, सुई के माध्यम से एमनियो गुहा से एमनियो द्रव को निकाल लेते हैं और जांच में यह पता करते हैं कि वह लड़का है या लड़की। अब यह होता है, पहले तो यह पता करते थे कि भ्रूण कितना स्वस्थ है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, उसकी आयु कितनी है, यानी इन सब के बारे में जांचने के लिए यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। लेकिन आज क्या है, आज देखा होगा कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना, कन्या भ्रूण हत्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। भाई ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे लोगों को ये जो करवाते हैं ना भाई, उनको खड़ा करके कहां गोली मारना चाहिए वो तो हमको भी नहीं पता। तो ये चीज ध्यान देना कि उल्बवेधन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या गलत इस्तेमाल हो जाता है, एबॉर्शन करवा देते हैं जन्म लेने से पहले भी। जिस बच्ची को क्या है, जो बच्ची इतने महीनों से पल रही है अंदर, वो दुनिया, रंगीन दुनिया देखना चाहती है, लेकिन दुनिया में आने से पहले इसको मार देते हैं। तो यार दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होता है। तो ये होता है उल्बवेधन टेक्नोलॉजी में। भाई पहले से पता कर लेते हैं लड़का है या लड़की, लड़कियों की चाह नहीं रहती है। कुछ लोग एजुकेटेड हैं जो समझते हैं, कुछ तो एकदम बेकार हैं, घटिया किस्म के होते हैं, गंदी सोच, कहते हैं यार लड़की क्या करेगी, ठीक। अब चाहे लड़कवा चाहे घिर्राई के उनका लतियों करे, लेकिन उनका लड़की का ख्वाहिश रही, ठीक। ये चीज होता है। नेक्स्ट है रसगुल्लों सरोगेट माता। सरोगेट माता क्या है, आपने एक मूवी देखा होगा, मूवी का नाम तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट करना, जिसमें गाना है ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है, टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है, हाथों पे या होठों पे, आई डोंट नो, ऐसा कोई गाना है ना। उसमें देखिए हुआ क्या था कि जो सलमान खान थे, उनकी जो पत्नी है उनके साथ जो संबंध होता है, यानी शादी विवाह करते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई अगर ये लाइफ में मां बनी ना तो इनकी भाई डेथ पक्की है। तो वो क्या करते हैं, संतान चाहिए होता है उनको, फिर वो क्या प्रीति जिंटा के पास जाते हैं, है ना। मतलब क्या, उनकी शादी हुई है लेकिन वो किराए की कोख ले रहे हैं, यानी किराए पर। उससे कहते हैं कि मुझे एक बच्चा चाहिए, ठीक है ना, जो मेरे वंश को संभाल सके। और वो प्रीति जिंटा से मतलब ऐसे कहते हैं भाई मुझे लड़का चाहिए मेरा खुद का, ठीक। उसके लिए समझ लो तुम्हारी जो कोख है वो किराए की है। तो बच्चों सरोगेट माता एक, इसे किराए की कोख भी कहा जाता है। अब समझ गए होंगे सीन की लिखना क्या है। देखिए सरोगेट माता क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि जो दंपति होते हैं, यानी जो संतान की ख्वाहिश होती है, वो क्या करते हैं किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेते हैं, यानी अपने ही स्पर्म को, अपने ही शुक्राणु को उस महिला के यूट्रस में, गर्भाशय तक पहुंचा देते हैं। और उसके बाद वहां पर क्या होता है, उस बच्चे का भाई जो वृद्धि व विकास होता है एक सामान्य बच्चे की तरह होता है। और हालांकि ये लीगली थोड़ा इसमें क्या है थोड़ा आपस में वो समझौता वगैरह करके करते हैं, लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजी भाई नहीं है। अगर ऐसा होगा तो घर में कुटाई होगी, है ना। तो ये चीज होता है सरोगेट माता। और ऐसी मां को जो बच्चे को जन्म देती है उसे क्या है, सरोगेट माता कहते हैं। और इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है, ठीक है ना। समझ गए क्या है कि इसमें किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर के, यानी अपने ही बच्चे को किसी दूसरे की कोख में जन्म देना क्या कहलाता है, सरोगेसी कहलाता है। और जिस माता के कोख से उसका जन्म होता है बच्चों का, उस बच्चे का, उसे कहते हैं सरोगेट माता। नेक्स्ट है बच्चों, तो समझ जाना इसको क्या बोलते हैं अपन, किराए की कोख। क्या रसगुल्लों, किराए की कोख। नेक्स्ट है सह प्रभाविता। देखिए सह बोले तो साथ, प्रभाविता यानी प्रभावी।
देखिए हमने इसमें बताया था एक प्रभाविता, एक अपूर्ण प्रभाविता, लेकिन एक सह प्रभाविता भी है। सह प्रभाविता एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें क्या है, नर व मादा, या बोले हम जिसको एलील, एलील का मतलब जोड़ा, एलील का मतलब जोड़ा, तो ये सह प्रभाविता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है कि नर मादा या फिर हम बोले जनक में दोनों के लक्षण उनके संतान में दिखाई पड़े। जैसे क्या है, नर है और मादा है कोई, और इनमें क्या हो जाए बच्चों, इनसे जो नई संतान का जन्म हो और उन संतान में वो लक्षण यानी उनके वंशज के ही लक्षण दिखाई पड़े, तो दोनों के लक्षण एक साथ आए, ये बात का ध्यान देना। लक्षण तो आएंगे ही लेकिन दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई पड़े तो उसको कहते हैं सह प्रभाविता। जैसे ब्लड ग्रुप है ना, जैसे भाई अगर कहा जाए कि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ओ है, तो संतान में क्या होगा भाई, दोनों की संभावना होगी, है ना, इस तरह से। तो सह प्रभाविता क्या है, सह प्रभाविता यानी इस प्रक्रिया में क्या होते हैं कि एलील, एलील का मतलब जोड़े, जोड़े में जो विपरीत जनक होते हैं उनके लक्षण उनके संतान में एक साथ पहुंचते हैं, तो वो होता है सह प्रभाविता। जैसे रक्त समूह, इतना ध्यान देना। नेक्स्ट है वर्णांधता। वर्णांधता बच्चों यक्ष सहलग्न रोग है। यक्ष सहलग्न, वर्णांधता एक यक्ष सहलग्न रोग है, एक अनुवांशिक यानी गुणसूत्री विकार के द्वारा उत्पन्न रोग होता है। अनुवांशिक गुणसूत्री विकार का मतलब गुणसूत्र में कोई कमी हो जाए, गुणसूत्र में कोई क्या है गड़बड़ी हो जाए और उसके कारण एक नई संतान जो पैदा होती है उसको कहा जाता है, मतलब ये गुणसूत्री विकार के द्वारा उत्पन्न संतान। अब वर्णांधता उसी का एक एग्जाम्पल है। वर्णांधता कैसे होता है, तो यक्ष सहलग्न लक्षण है, यानी इसके जो जीन होते हैं यक्ष सहलग्न यानी यक्ष गुणसूत्र के जीन पर ही, एलील पर ही स्थित होते हैं। लिखना क्या है वो देखिए। तो वर्णांधता में क्या होता है, वर्ण आंधता, वर्ण यानी कलर का, अंधता का मतलब अंधे होना, कहते हैं गांव में आंधर हो गया है, ठीक है ना, वही चीज। वर्णांधता क्या है, तो वर्णांधता एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या है कि व्यक्ति कुछ विशेष रंग जैसे लाल व हरे में कोई अंतर नहीं बता पाता है, यानी सामने अगर लाल और हरा रंग रहेगा तो उसमें अंतर नहीं बता पाएगा कि कौन लाल है और कौन हरा है, तो इस बीमारी को कहा जाता है वर्णांधता, ठीक है ना। और ऐसे लोग बच्चों ना तो रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, ना तो क्या है शिप वगैरह में, ठीक है ना, पानी की जहाज वगैरह में, और ना तो सिग्नल पे, ठीक, क्योंकि भाई लाल झंडी दिखाना है, हरी दिखा दिए गाड़ी चली गई, हो गया काम तमाम, ठीक है ना। सिग्नल पे लाल देना है, हरी दे दो, हरी देना है, लाल बत्ती दे दो, मैटर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग क्या हैं, ऐसी जगहों पर क्या है जॉब नहीं कर सकते हैं। आता है कि ऐसा पूछा जाता है कि वर्णांध व्यक्ति क्या है रेलवे में या फिर ज्यादातर पेंटर वगैरह नहीं बन पाते हैं, क्यों, रीजन है भाई लाल और हरे में वो अंतर ही नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट है रसगुल्लों हीमोफीलिया। हीम का मतलब होता है देखिए हीमोग्लोबिन से, ठीक है ना, तो ये भी क्या है यक्ष संलग्न रोग है। हीमोफीलिया देखो एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को चोट लग जाने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता, अगर बनता भी है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जैसे लगभग 24 घंटे का वक्त लग जाता है, और तब तक तो रोगी की राम नाम सत्य है, ये ध्यान देना। हीमोफीलिया बच्चों इसको ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं क्यों, तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को चोट लग जाने के बाद रक्त का प्रवाह जल्दी बंद नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण अधिक रक्त बहने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है हीमोफीलिया या इसी को ब्लीडर रोग कहा जाता है। और इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन होता है बच्चों कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से हो जाए तो संतानें कैसे होंगी, तो उसको डायग्राम से आप उसको एक वीडियो हमने बताया था उसमें डायग्राम से अच्छे से समझाया था, देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार मौका है देख लीजिए सब, ठीक। नेक्स्ट है चार गाफ का नियम। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार गाफ का नियम, हालांकि पिछले 2-3 साल से नहीं पूछा गया है, लेकिन अब की बार पेपर को देखते हुए कहा नहीं जा सकता, भाई सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो चार गाफ का नियम क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। चार गाफ का नियम ये कहता है, यानी चार गाफ वैज्ञानिक का नाम है, तो चार गाफ के अनुसार चाफगार मतलब चाफगार क्या बोल रहे हैं यार, चार गाफ का कहना है कि डीएनए में प्यूरीन की मात्रा जो होती है वो पिरिमिडीन
के बराबर होती है, यानी प्यूरीन की जो संख्या होती है पिरिमिडीन की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए प्यूरीन में कौन कौन आता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन, ठीक, और इसमें क्या होता है बच्चों, पिरिमिडीन में साइटोसिन प्लस थाइमिन, ठीक, क्योंकि डीएनए में क्या है, थाइमिन होता है, आरएनए होता है, तब यहां पे थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो चारगाफ का नियम ये कहता है कि चारगाफ के नियम के अनुसार डीएनए में प्यूरीन की जो संख्या होती है या मात्रा होती है वो पिरिमिडीन के मात्रा के बराबर होती है। क्योंकि भाई डीएनए में क्या है, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो प्यूरीन में कौन, एडेनिन ग्वानिन आता है, पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन आता है। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट है रसगुल्लों, डेंगू बुखार। तो ये क्या है, एक वायरस जनित रोग है, ठीक है ना, जिसमें अगर हम बात करें डेंगू बुखार में तो इसे बच्चों हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार, है ना, मजेदार बुखार है भाई, हड्डी तोड़ देता है। आपको पता होगा हड्डी तोड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बुखार से होने से जो हमारे बॉडी में जहां जहां पर जॉइंट पार्ट होते हैं, हड्डियां जुड़ी होती है ना, वहां पर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, बॉडी एकदम अकड़न में आती है, ऐसे गजब का अंगड़ाई लेते हैं ऐसे वैसे करके। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ देता है, यानी पूरी बॉडी में बहुत ही पेन होता है, हड्डी तोड़ बुखार इसीलिए कहा जाता है। अब किसके द्वारा होता है, किस मच्छर के काटने से होता है बच्चों, तो मादा कौन मच्छर होता है, मादा एडीज इजिप्टी, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ये बुखार होता है। अब लक्षण में बबुआ, तो लक्षण में क्या है, वही चीज कि भाई अचानक से बुखार आता है, अचानक से उतर जाता है, इसके लक्षण कुछ दिन बाद उसके बाद सर दर्द होता रहता है, ठीक है ना, पलटी होना, ठीक, तो ये सारे लक्षण आप लिख सकते हैं। और भाई वही चीज कि अगर इसका उपचार करना है तो वही चीज भाई पुरानी बात, मच्छरदानी का प्रयोग करो, अपने आसपास जितना हो सके साफ सुथरा रखो वातावरण को, और कहीं पर गंदी नालियां हैं, गड्ढे हैं, उसमें क्या है, पानी या कचरा जमा मत होने दो, ऐसे बहुत सारे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें, लाइक दैट, है ना। नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी क्या है, देखिए एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जी एक ऐसा गुण होता है बच्चों जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में विपरीत प्रक्रिया करता है। एलर्जी का मतलब होता है कि किसी कारक के प्रति असहज महसूस ना करना। तो एलर्जी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई, एलर्जी के बहुत सारे कारण हैं। किसी को ध्यान से समझना, किसी को तो भाई धूप से भी एलर्जी होता है, किसी को सौंदर्य प्रसाधन से होता है, ठीक है ना। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब क्या है भाई साहब, लिपस्टिक है ना, लेडीज में काहे होगा, आई डोंट नो, उसमें तो नहीं होना चाहिए, है ना भाई, लेडीज में तो इतना मेकअप मारते हैं कि उनमें होगा ही नहीं हमारे ख्याल से एलर्जी, मेकअप वाली चीजों से। हाँ, मेल्स में बहुत ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा क्रीम वगैरह गोरा दिखने के लिए लगा लिए और पता चले इतने बड़े बड़े यूं पिंपल निकल आए, और क्या है, सलमान खान से पता नहीं कौन खान बन जाएंगे। तो किसी को धूप से एलर्जी होती है भाई, धूप निकला शरीर में चुनचुनाहट, दाने निकलने लगते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। और किसी को सौंदर्य प्रसाधन जैसे क्या है, परफ्यूम से, जो क्रीम वगैरह है, पाउडर है, इनसे एलर्जी होती है। मान लिए बॉडी में बहुत ही क्या है, जी मचलने लगता है, खुजली होने लगती है। तो भाई किसी में क्या है, कोई अन्य रासायनिक मतलब जो दवाओं से, भाई कोई ऐसे होते हैं भाई बुखार वगैरह हुआ है लेकिन एक टैबलेट लेते हैं तुरंत ही शरीर में उल्टी प्रक्रिया शुरू। तो बहुत सारे लोगों में बहुत मतलब, और किसी में क्या है भाई, इसके अलावा जैसे हम बात करें धूल वगैरह से एलर्जी होती है। तो एलर्जी क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, प्रभावित होती है, यानी शरीर में कोई विपरीत प्रक्रिया होने लगती है, वो उसे कहते हैं एलर्जी। अब ये एलर्जी होती क्या है, विभिन्न कारकों से। उसमें कारक कौन कौन से हैं, धूल मतलब धूप हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन हो सकता है, धूल हो सकते हैं, धूल धुआं मिट्टी के कारण, और उसके बाद क्या है, दवाएं हो सकती हैं। ये सभी क्या हैं, एलर्जी के कारक हैं, इनके कारण एलर्जी होती है भाई, ठीक है ना। और कुछ लोग क्या है, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे सर हमको लड़की से एलर्जी होती है ना, बहुत कलाकार लड़के होते हैं। तो क्या है, होते हैं कुछ लोग एकदम खतरनाक, ऐसे अगर कोई बोल दिया ना जड़ देते हैं तमाचा खींच के, है ना, तो चलिए सारा भूत उतर गया। तो ये चीज होता है, एलर्जी किसी से भी हो सकता है भाई। तो आदमी से एलर्जी कर रहा है इस समय, तो है ना, बहुत सारे लोगों में क्या है, आदमी से एलर्जी। आज के समय में तो सबसे ज्यादा आदमी से एलर्जी हो रही है, आदमी से दूर भाग रहे हैं, बाकी सब चीजों से कनेक्ट हो रहे हैं। अगला है वाहित मल।
वाहित मल किसे, वाहित बोले तो बहने वाला, मल बोले तो कचरा, ठीक है ना। तो जो भी क्या होता है बच्चों नालियों में, ठीक है ना, जो नालियां होती हैं, नालियों में जो बहने वाले कचरे होते हैं, बहने वाले जो कचरे होते हैं रसगुल्लों, उन्हीं को अपन कहते हैं वाहित मल। तो इसको लिखेंगे कैसे, क्या, शहरों, नगरों, कस्बों, ठीक है ना, शहरों, नगरों या कस्बों, इन जगहों पर क्या है कि जो नालियां बनी होती हैं, नालियों में बहने वाले मल मूत्र या कचरे को क्या कहा जाता है, वाहित मल कहा जाता है। अब वाहित मल का उपचार करने के लिए बीओडी टेक्नोलॉजी प्रयोग करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पूछा जाता है कभी कभार बीओडी। तो ये हो गया वाहित मल। अब देखिए वाहित मल के अलावा बीटी, नेक्स्ट है बीटी कपास। देखिए बीटी कपास हमने इसके पहले एक वीडियो बताया था, ठीक है ना, उसमें बीटी फसल बताया था। अब देखिए बीटी फसल आया तो क्या हुआ, बीटी कपास भी 3-4 सेट में आया था, इसलिए देख लेते हैं। बीटी कपास क्या, कुछ परिवर्तन नहीं, जो कुछ था वही था। तो क्या है, कपास की, देखिए बीटी कपास, कपास की एक ऐसी प्रजाति होती है बच्चों, एक ऐसी नस्ल होती है, एक ऐसी किस्म होती है जिसमें बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु को निवेशित करा करके उसे तैयार किया जाता है ना। कोई कपास है और उस कपास में बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु निवेशित करा दें तो वो जो पौधा तैयार होगा रसगुल्लों, उसी को कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, ये बीटी कपास। फिर जो वो उसके कली वाले फूल वगैरह भाग को खा लेते हैं, जो उसमें कपास निकलता है गंदे किस्म के, इसे बेकार रहते हैं, तो वो समस्या दूर हो जाती है। फिर से बता देते हैं क्या है, बैसिलस थुरिंजिएसिस, थुरिंजिएसिस, ठीक है ना, बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है, ठीक, सही है। तो ये ध्यान देना, बैसिलस क्या है, कपास में बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु को निवेशित करा करके एक नई किस्म की फसल तैयार करना, जब करते हैं तो उस फसल को हम कहते हैं बीटी कपास। ये पौधा पूर्ण रूप से कीट रोधी होता है, यानी कीट पतंग इसको नहीं खाते, अगर खाएंगे भी स्वयं टपक जाएंगे यानी मर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, या इसी को जैवमंडल कहेगा भाई, जैवमंडल ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में ही पूछता है, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, बायोस्फीयर का मतलब जैवमंडल, ठीक। जैव मंडल क्या है रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा। देखिए बायोस्फीयर जैवमंडल, तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर समस्त जीवधारी, ठीक, जहां पर समस्त जीवधारी और अजैव कारक निवास करते हैं, उसी क्षेत्र को कहते हैं जैवमंडल। जैसे पृथ्वी, भाई पृथ्वी क्या है, समस्त जीवधारी हैं, उसके अलावा अजैव कारक का मतलब पानी है, क्या है, मिट्टी है, पहाड़ है ना, तो ये वायु है, और ये सभी के सभी क्या है बच्चों, आते हैं इसी में, ठीक। अजैव कारक हो गए, हवा है ना, हवा है, धूप है, प्रकाश है, ताप है, ये सारी चीजें तो जैव मंडल हो जाता है, या इसी को बायोस्फीयर कहते हैं। समझ में आया कि पृथ्वी मतलब वह क्षेत्र जहां पर समस्त जीवधारी व अजैव कारक निवास करते हैं या उपलब्ध होते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है बायोस्फीयर, ठीक। नेक्स्ट है अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या है, अनुकूलन तो किसी भी जीव जंतु के अंदर पाई जाने वाली वह विशेषता या वह लक्षण जो उन्हें उस वातावरण में रहने के लिए क्या करे, मतलब सक्षम बनाए, उसे कहते हैं बच्चों अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब हो किसी वातावरण के अनुरूप, ठीक है ना। जैसे कश्मीर में चले जाओगे, कुछ अगर महीने आप बिता लेंगे ना, कि कश्मीर की तरह गाल इसे लाल लाल हो जाएंगे सेब की तरह, है ना। और गर्म प्रदेश में चले जाओगे, इतना कलुआ कलुआ हो जाओगे, ठीक है ना, पता ही नहीं चलेगा शकल की भाई ये कौन था, इस तरह से, ठीक। जहां भाई ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जाहिर सी बात है हमारा शरीर धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है ना, ठीक। इसीलिए मनुष्य को समतापी कहा जाता है, हर एक ताप को सह सकता है, ठंडी गर्मी बरसात लाइक दैट। तो ये होता है बच्चों अनुकूलन। अनुकूलन क्या है फिर से समझ लीजिए, किसी भी जीव के अंदर पाई जाने वाली वह विशेषता, ठीक। अब वह विशेषता होगी किसके कारण, भाई उनके संरचनात्मक या आकार की शरीर में, इन सभी के कारण वह विशेषता जो उन्हें उस वातावरण में रहने के में सक्षम बनाती है, यानी उसके अनुरूप बना देती है, उसी को कहा जाता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं अनुकूलन,
ठीक, अनुकूलन। जैसे क्या है भाई, छिपकली देखिए वो क्या है, किसी भी वातावरण को उस तरह से मतलब नहीं फोड़ कर सकती। जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली है ठंडी के समय में दिखाई नहीं देती, गर्मी के समय में फिर से निकल आती है। तो वो अपने आप को मतलब अपने शरीर को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल सकती, लेकिन हम सभी ढाल लेते हैं। तो हमारे अंदर अनुकूलन की स्थिति है, बाकी उसमें नहीं है। समझ गए। नेक्स्ट है पवित्र उपवन क्या है। देखिए बच्चों, पवित्र उपवन नाम से ही जाहिर हो रहा है, पवित्र का मतलब क्या होता है, पवित्र कोई ऐसा धार्मिक स्थल भाई जहां पूजा पाठ हो, और दूसरा है उपवन यानी बगीचा। तो पवित्र उपवन एक ऐसा क्षेत्र होता है, ध्यान से समझना बच्चों, पवित्र उपवन मतलब जहां पर पूजा पाठ यानी जो होते हैं धार्मिक, ठीक है ना, धार्मिक स्थल होता है। पवित्र उपवन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर बीच में पूजा स्थल बनाया जाता है और उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगे होते हैं। ऐसे क्षेत्र को अपन कहते हैं पवित्र उपवन। और ये क्या है, अगर हम बात करें, ये क्षेत्र आज भी क्या है, मेघालय हो गया, ठीक है ना, उसके बाद बात करें बच्चों जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, उन जगहों पर आज भी पवित्र उपवन है। और इन जगहों पर कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं होती हैं, पूरी तरह से रोक लगाया होता है। आप टहनी वगैरह नहीं तोड़ सकते हैं, पूरी तरह से वर्जित होता है। ठीक, यानी वो वृक्षों की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि ताकि जो प्रकृति है हमारी संरक्षित रहे। और भाई नेचर क्या है, भाई नेचर को प्यार करना भी चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक चीज पूछा जाता है, चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन भी क्या है, उसमें क्या है कि भाई वहां की महिलाओं ने पेड़ को पकड़ लिया था, ठीक, और उसके बाद एक ठेकेदार ने क्या है उसमें मशीन चलवा दिया था, पता नहीं कितने लोग मारे गए थे उसमें, लेकिन फिर भी बाद में वो असफल रहा ठेकेदार। तो उसी से संबंधित कभी कभार चिपको आंदोलन पूछ लेता है। ठीक, नेक्स्ट है झूम खेती या झूमिंग खेती। भाई झूम कर खेती करना। झूम खेती का मतलब झूम कर खेती करना, झूम बराबर झूम शराबी। मतलब झूमिंग खेती एक ऐसी खेती होती है जो अस्थिर रहती है। जैसे अपने यहाँ हमें पता है बच्चों की क्या है कि भाई चाहे जितने साल बीत रहे हैं, लेकिन हम क्या है, हमारा खेत तो वही है, हम भी वही हैं और खेती भी वही हो रही है, ऐसा होता है। लेकिन झूम खेती एक ऐसी खेती होती है जो अस्थिर खेती होती है। इसमें क्या है कि विभिन्न स्थानों पर खेती की जाती है। मतलब क्या है बच्चों, एक जगह पर खेती करते हैं, फिर वहां पर जैसे वनों में आग लगा देते हैं या काट देते हैं पेड़ पौधों को, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहां पर खेती करते हैं। और उसको के बाद कुछ समय खेती करने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं, वहां पर भी वही प्रक्रिया वो करते हैं। तो हालांकि इससे क्या होता है कि जब वो काटते हैं, पेड़ पौधों को जला देते हैं, आग लगा राख हो जाता है, खाक हो जाता है, तो उनका मानना होता है कि थोड़ा मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, और ऐसा होता भी है। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं ये नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत है ना। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। भाई एक जगह पेड़ का काट करके फिर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, वहां पर ऐसे में तो पूरा वन ही साफ हो जाएगा। ठीक, तो झूम खेती या झूमिंग खेती क्या है, ऐसी खेती होती है जो अस्थिर होती है। इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, किसी एक स्थान पर खेती करते हैं, फिर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं वहां पर। तो ये अगर हम बात करें तो ये भी जैसे क्या है, असम मेघालय वगैरह में ये भी प्रचलन में है। इस समय है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन वहां पर ये खेती की जाती थी। नेक्स्ट है बच्चों सह विलुप्तता। सह का मतलब साथ, विलुप्तता का मतलब विलुप्तता, कि सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको ले डूबेंगे, वही वाला सीन हो जाता है। सह विलुप्तता का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई क्या है जीव विलुप्त होता है तो उससे संबंधित जो जीव होते हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं। मतलब समझिए, जैसे किसी क्या है जंगल में कोई पेड़ पौधा है और उस पेड़ पौधे पर आश्रित कोई जीव है, अगर उस पेड़ को ही आप उखाड़ फेंकोगे तो वो बबुआ कहां जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। कहां ठिकाना जाएगा भाई, कि ना जिनका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा कहां जाएगा। ठीक, तो ये चीज होता है भाई, क्या कोई बच्चा है और बच्चे के सर से क्या है माँ का साया, पिता का साया उठ जाए, ठीक, और उनको देखने वाला कोई ना हो, तो भाई कुदरत की करिश्मा है। अगर पालन पोषण हो जाता है, कोई पाल लेता है उसको तो ठीक है, नहीं तो भाई उसका सहारा ही खत्म, उससे वो बच्चा पूरी तरह से आश्रित वही है, तो वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। वही चीज ये है बच्चों कि क्या होता है, जब कोई एक प्रजाति नष्ट होती है तो उस पर निर्भर रहने वाली या उससे संबंधित जो अन्य छोटी प्रजातियां होती हैं वो भी विलुप्त हो जाती हैं। और इसी प्रक्रिया को सह विलुप्तता कहते हैं, यानी साथ में विलुप्त होना।
बात समझ में आई? इस तरह से बच्चों, और इसमें एक टाइगर परियोजना वगैरह भी आता है, बाघ परियोजना। तो इस तरह से ये आपके जो बचे खुचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को हमने देख लिया। नहीं समझ में आया है, वीडियो एक बार दो बार रिपीट करके देखिए रसूलों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब कोई टॉपिक ऐसा है नहीं जो हमने छोड़ा हो। एक दो हो सकते हैं, बाकी नहीं। और सारे क्वेश्चन बच्चों ज्यादातर आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 12 आएंगे, यानी 36 नंबर का। आपके 70 नंबर के पेपर में 36 नंबर केवल 12 क्वेश्चन देकर जाएंगे, जो 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि वैल्यू क्या है। इसलिए अच्छे से एक बार दो बार देख लेना। इसके पहले की जो 1 घंटे की वीडियो है इसको भी देख लेना, सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।